नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज राजस्थान की सभ्यताओं में हम पढ़ने वाले हैं बेराट की सभ्यता। राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित मैं 3 टॉपिक पहले डाल चुका हूं। कालीबंगा 2 भागों में मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा मैं आहड़ की सभ्यता को अपलोड कर चुका हूं। आप उन सभ्यताओं को देख लीजिए और इसके बाद हम बेराट की सभ्यता पढ़ेंगे और आगे भी मैं राजस्थान से संबंधित जितनी भी सभ्यताएं हैं मैं उनको लेकर के आऊँगा। गणेश्वर की सभ्यता बची हुई है और जो छोटी छोटी जो जैसे रंगमहल की सभ्यता है, टोंक की सभ्यता है, बालातल की, तो इस तरह से जो सभ्यताएं हैं मैं उनको एक एक करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप ऐसे इस वीडियो को देखते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपडेट जो चैनल है, अपडेट जो वीडियो है वो उनको मिलते रहे, वो भी इससे लाभ प्राप्त करते रहे। तो आज अपन बेराट की सभ्यता शुरू करते हैं। ठीक, तो बेराट की सभ्यता पढ़ने से पहले हम इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि ये कहां पर है, किस नदी के किनारे विकसित हुई, इसका उत्खनन किसने करवाया और इसके क्या क्या अवशेष है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप, तो बेराट की सभ्यता पहले तो ये देख लेते हैं कि राजस्थान में कहां पर मिली है। तो ये अपना प्यारा राजस्थान, ये लो साहब अपना प्यारा राजस्थान। अब राजस्थान में बेराट की सभ्यता कहां पर है देखेंगे अपन। तो ये अपना जयपुर, क्या है यहां पे, जयपुर। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल है ना, जयपुर। जयपुर के पास में एक कस्बा है शाहपुरा, क्या नाम है, शाहपुरा। मैं इधर लिख देता हूं बेराट, ये बेराट की सभ्यता का स्थान। तो स्थान क्या है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते। तो देखो राजस्थान ये कहां पर है, बेराट की सभ्यता जयपुर में, और जयपुर में कहां पर है, देखो आप शाहपुरा कस्बा है। कौन सा कस्बा, शाहपुरा कस्बा है ना, ये कहां पर है, जयपुर में। तो शाहपुरा कस्बे के पास में ये बेराट की सभ्यता मिली है। बेराट एक स्थान है, वहां से ये सभ्यता मिली है। ठीक, शाहपुरा कहां पर है, यहां पर देखो ये पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को बेराट की पहाड़ियां कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां कहा जाता है, बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां। तो इन बेराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। उस नदी, वो नदी जयपुर जिले में, फिर उसके बाद दौसा में, और फिर उसके बाद भरतपुर निकलती हुई यूपी में चली जाती है। इस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। क्या नाम है इस नदी का, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। ये वही नदी है, कहा जाता है कि इस नदी को अर्जुन ने निकाला था अपने तीर बाण से, इस वजह से इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। नदियों में अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। ठीक, नदियों का भी टॉपिक लेकर के आऊंगा, तब इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अर्जुन की गंगा, इसको ताला नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी, ताला नदी भी कहा जाता है। तो बेराट की सभ्यता कहां जाए, तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी, बेराट की पहाड़ियों के समीप विकसित हुई थी, या यूं कहें शाहपुरा जयपुर में विकसित हुई थी। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, स्थान हो गया। कहां से निकलती है, बेराट की, कहां पर स्थित है बेराट की सभ्यता, बेराट की सभ्यता बेराट की पहाड़ियों से निकलने वाली बाणगंगा नदी के समीप जो शाहपुरा कस्बा है जयपुर जिले में, तो वहां पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक, अब इसके अपन आगे बात करते हैं, इसके उत्खननकर्ता कौन थे।
उत्खनन करता कौन थे? तो एक नाम सामने आता है दयाराम साहनी का। किसका? दयाराम साहनी का। दयाराम साहनी जी, ठीक। दयाराम साहनी जी ने इस सभ्यता को उत्खनन करवाया था 1936 में। 1936 में इसका उत्खनन करवाया था। हालांकि इसका उत्खनन 1936 से पहले भी हो चुका था, उसकी भी बात अपन आगे करेंगे। 1837 में, कब? 1837 में मेजर बर्ट ने यहाँ पर एक शिलालेख जमीन से निकाला था, जो अशोक का शिलालेख था, लघु शिलालेखों की श्रेणी में आता था, जिसको भागरू का शिलालेख कहा जाता है। यह बीजक की पहाड़ी से निकाला गया था 1836 में, तो 1837 में। लेकिन विधिवत तौर पे सभ्यता को खोज करने के लिए दयाराम साहनी ने 1936 में इसका उत्खनन करवाया। इनके अलावा आगे भी इसका उत्खनन हुआ, तो देखते हैं आगे और किसने इसका उत्खनन करवाया। तो ऐसे दो नाम सामने आते हैं। एक तो नीलरत्न बनर्जी। कौन है? नीलरत्न बनर्जी। कौन है? नीलरत्न बनर्जी। इसके अलावा एक नाम और सामने आता है कैलाशनाथ दीक्षित। कौन है? कैलाशनाथ दीक्षित। कैलाशनाथ दीक्षित। तो इन्होंने ये सभ्यता की खुदाई करवाई। कब करवाई? 1962-63 में इस सभ्यता की खुदाई उत्खनन करवाया। नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। तो अपने सामने तीन नाम है इस बेराट की सभ्यता से संबंधित। एक तो दयाराम साहनी, जिन्होंने 1936 में यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया। इसके अलावा आगे चल करके 30 साल बाद, लगभग 30 साल बाद, तो नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962-63 में यहाँ पर बेराट की सभ्यता में उत्खनन का कार्य करवाया। ठीक, तो अपन ने कुछ फैक्ट्स इसके बारे में देखे। अब अपन यहाँ पर देखते हैं इसके उपनाम क्या क्या है। उपनामों के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। बेराट की सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहला इसका उपनाम है बौद्ध संस्कृति वाली सभ्यता। बौद्ध संस्कृति वाली, बौद्ध संस्कृति वाली सभ्यता, ये इसका क्या है? उपनाम है। बौद्ध संस्कृति वाली सभ्यता, क्योंकि यहाँ से बौद्ध संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। अशोक ने यहाँ पर बौद्ध संस्कृति का, बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था और यहाँ पर बौद्ध धर्म के निवासी रहा करते थे। इस वजह से इस बेराट की सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? बौद्ध संस्कृति वाली सभ्यता। इसका एक नाम और देखने को मिलता है प्राचीन युग की चित्रशाला। प्राचीन युग की चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला भी बेराट की सभ्यता को कहा जाता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हुई बेराट की सभ्यता के बारे में। अब अपन ये बात करेंगे कि बेराट की सभ्यता से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से जो अवशेष मिले हैं मैं उनको 4 भागों में बांटूंगा। फिर अपन एक एक करके विधिवत रूप से उन अवशेषों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी एक समय के अवशेष नहीं मिले, यहाँ पर अलग अलग समय के अवशेष मिले हैं। तो कौन कौन से अवशेष हैं मैं थोड़ा सा बात करूंगा। अवशेष, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, या यूं कहें हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, ठीक। मैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं पहले अवशेषों को कैटेगराइज कर रहा हूं, वर्गीकृत कर रहा हूं कि किस किस समय के अवशेष मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी एक समय के अवशेष नहीं मिले हैं, अलग अलग समय के अवशेष मिले हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद दूसरे
किस काल के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर ऋग्वेद काल के अवशेष मिले हैं। किस काल के? ऋग्वेद काल के अवशेष मिले हैं। या ऋग्वेद काल में किस काल के, किस समय के? तो वो महाभारत समय के, महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। जब पांडवों को 13 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो उस समय के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा और कौन से अवशेष मिलते हैं? यहाँ से मौर्य काल के अवशेष भी मिलते हैं। मौर्य काल वैसे एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है, लेकिन मौर्य काल में किस शासक के समय के अवशेष मिलते हैं? तो ये अशोक के समय के अवशेष हमको दिखाई में देते हैं। मौर्य काल के राजा अशोक, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो उसके समय के अवशेष हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसी ने यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख लगवाए, अपनी निजी जानकारियां, अपने राज्यादेश आदि से संबंधित शिलालेख यहाँ पर लिखवाए थे। इसकी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन को मुगल काल के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। किस काल के? मुगल काल के, अकबर के काल के। मुगल काल भी एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है, लेकिन मुगल काल के जो सम्राट अकबर था, तो उसके अपन को यहाँ से अवशेष मिलते हैं मुगल काल के। ठीक, तो अब इनके बारे में अपन एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमको ऋग्वेद काल के कौन कौन से अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, ऋग्वेद काल के कौन कौन से अवशेष मिलते हैं, मौर्य काल के कौन कौन से अवशेष मिलते हैं, और मुगल काल के कौन कौन से अवशेष मिलते हैं। अगर आप इनकी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, ये थोड़ा सा आप बेसिक जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। मैं इधर लिख देता हूं ना, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, इनमें ज्यादा खास नहीं मिले हैं। देखना, जो बेराट के जो भवन थे, प्राचीन काल के जो भवन थे, वो वैसे पत्थरों के भवन थे। ईंटों का प्रयोग उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकतर पत्थरों के भवन बना करते थे बेराट की सभ्यता में उस समय। लेकिन यहां से कुछ ईंटें भी मिली है। ये ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता के बनावट के जैसी है। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें मिली है, उसी के संरचना वाली, उसी के बनावट वाली, हमको उसी डिजाइन वाली जो ईंटें हैं वो बेराट से मिली है। मतलब ईंटों की बनावट में और आकार में समानता के कारण पुरातत्वविदों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ से सिंधु सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं। किस कारण से? ईंटों के आकार में समानता में, ईंटों की बनावट में समानता। हालांकि ये पूरा पक्का पता नहीं है कि ये ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की है, लेकिन फिर भी इन दोनों के आकार में और बनावट में बहुत समानता है। इस वजह से कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। आइए बात करते हैं ऋग्वेद काल के जो अवशेष मिले हैं, महाभारत काल के जो अवशेष मिले हैं। तो नंबर एक बात यह है कि बेराट का जो प्राचीन नाम था, वो था, प्राचीन नाम इसका विराट नगर था। क्या नाम था? विराट नगर था। ऋग्वेद काल में इसको विराट नगर के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज कहां से मिली अपन को? ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ये जो प्रमाण है, मतलब ऋग्वेद में इस सभ्यता का वर्णन है। ठीक, तो ऋग्वेद काल के भी यहां से प्रमाण मिलते हैं। तो ऋग्वेद काल में इसका नाम क्या था? विराट नगर था, जो राजस्थान में था, बेराट की पहाड़ियों के पास में, जयपुर नगर के समीप। तो विराट नगर इसका प्राचीन नाम था। ये विराट नगर उस समय मत्स्य जनपद की राजधानी था। किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी था। मत्स्य जनपद,
जब हम भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें महाजनपद काल आता है। इस महाजनपद काल के पहले जनपदों का अस्तित्व था, छोटे छोटे जनपद थे। तो उन जनपदों में एक मत्स्य जनपद भी था। मतलब जैसे जनपद का उपयोग हम क्षेत्र विशेष के लिए करते हैं, हम जैसे जिला, तहसील, राज्य, तो वैसे ही तहसील या जिला स्तर का जो भूभाग होता था उसको जनपद कहा जाता था। और ऐसा ही एक जनपद था मत्स्य जनपद। अन्य और भी जनपद थे, जैसे शाल्व जनपद, योधेय जनपद, कुरु जनपद, है ना, कई सारे जनपद, शूरसेन जनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी, कई सारे जनपद थे। उन्हीं में से एक जनपद मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी हमारे राजस्थान में यहाँ पर विराटनगर थी। ये विराटनगर इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद है, ध्यान में रखना। राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है? मत्स्य जनपद। और भी जनपद थे राजस्थान में, जैसे शूरसेन जनपद, कुरु जनपद, शाल्व जनपद, योधेय जनपद, बहुत सारे जनपद थे, ठीक। लेकिन मत्स्य जनपद ये सबसे प्राचीन जनपद है और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो यहाँ